हम लोग कल बात कर रहे थे आपका अनुच्छेद 368 पे, और शंकरी प्रसाद सिंह की बात हुई थी कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1951 में किया गया, उसे चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में इस आधार पर कि कानून, ये जो शब्द लिखा है अनुच्छेद 13 में, इसकी विस्तृत व्याख्या ली जानी चाहिए। और फिर जब विस्तृत व्याख्या ली जाएगी तब कानून शब्द के अंतर्गत वे सारी चीजें आएंगी जो कानून शब्द के अंतर्गत आ सकती। और तर्क पकड़ा गया कि यदि फ्रेमर्स की ऐसी इच्छा न रही होती कि कानून शब्द जो अनुच्छेद 13(3) में लिखा है उसमें कानून की परिभाषा के अंतर्गत आ सकने योग्य सभी चीजें आ जानी चाहिए, तो उन्होंने अनुच्छेद 13(3) का जो नेचर है उसको एक्सक्लूसिव यानी निश्शेषी ये कर दिया होता, जबकि नहीं किया। अनुच्छेद 13(3) अवशेषी प्रकृति का है, इंक्लूसिव है। तो अनुच्छेद 13 के बारे में ये तर्क रखे गए कि 13 इसमें विधि शब्द इसका जो प्रयोग हुआ है और जो अनुच्छेद 13(3) में विधि की डेफिनेशन को इंक्लूसिव रखा गया है, ये दोनों इस बात के एविडेंसेस हैं कि फ्रेमर्स ये चाहते थे कि विधि शब्द के अंतर्गत वो सब कुछ आ जाना चाहिए जो उचित तौर पर विधि शब्द में शामिल किया जा सकता है। दिस वाज द आर्गुमेंट फॉरवर्डेड बाय द पिटिशनर्स। ठीक है, कब? 1951 में जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। सफलता नहीं मिली, और सफलता नहीं मिली वो ठीक तरीके से ही नहीं मिली, क्योंकि आर्गुमेंटेशन ठीक नहीं है। ये तो ठीक है कि आपकी भावना ठीक हो सकती है, भावना तो ठीक थी कि भाई ऐसे तो सब कुछ अमेंडी कर डालोगे, फिर तो मनमर्जी हो गई, जब चाहो तब और जो कुछ चाहो तो वो सारा कुछ आप संशोधित कर दो। ये कैसे संभव है? लेकिन जो तरीका अपनाया गया वो तरीका ठीक नहीं है, आर्गुमेंटेशन वाकई ठीक नहीं है, और उच्चतम न्यायालय को इसे गलत ठहराने में कोई दिक्कत भी नहीं हुई, क्योंकि जो गलत है वो तो गलत है ही, उसे गलत सिद्ध कर देने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती, और बड़ी आसानी से उच्चतम न्यायालय ने विधि शब्द की शाब्दिक व्याख्या करके, उसका लिटरल इंटरप्रिटेशन ये करके, और ये कहा कि नहीं, अनुच्छेद 13 में जो विधि शब्द इसका प्रयोग हुआ है और जिस विधायन के संबंध में विधायिका की लेजिस्लेटिव कैपेसिटी छीनी गई है अनुच्छेद 13(2) के माध्यम से, उस विधि शब्द में सिर्फ वही विधि शामिल है जिसे विधायन की प्रक्रिया से अधिनियमित किया जाता है। उसका कोई संबंध संविधान के संशोधन से नहीं है। संविधान के संशोधन की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 368 में है, और अगर प्रक्रिया है, ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा शंकरी प्रसाद सिंह में, लेकिन जो कहा उसका आधार यही है कि अगर 368 में प्रक्रिया है तो डेफिनेटली शक्ति है, क्योंकि प्रक्रिया इसे देने का कोई अर्थ नहीं हो सकता अगर संबंधित प्रक्रिया का पालन करके संबंधित कृत्य करने की शक्ति व्यक्ति या संस्था में न हो, तो प्रक्रिया कोई अर्थ ही नहीं है। तो अगर अनुच्छेद 368 में प्रक्रिया है
तो ये तय है बिल्कुल कि संविधान के संशोधन का कोई संबंध उस विधि से नहीं है जिस विधि की चर्चा अनुच्छेद 13(2) में हुई है। क्योंकि 13(2) के बावजूद 368 है, और जब 13(2) के बावजूद 368 है, या तो 368 हो ही ना। संविधान का संशोधन इसी प्रक्रिया से होगा, ठीक है। लिख दिया जाता है एक जगह कि संविधान के संशोधन की जो प्रक्रिया है उसी भांति संचालित होगी, ठीक है, जिस प्रकार साधारण विधायन की प्रक्रिया संचालित होती है। और बड़ा आसान था, क्योंकि जो फ्रेमर्स थे वो जहां पढ़े लिखे थे, वो तो सब इंग्लिश सिस्टम था, और इंग्लैंड में तो सामान्य विधायन के द्वारा ही, ठीक है, संविधान के संशोधन की प्रक्रिया ये अपनाई जाती है, आपको पहले कहा। लेकिन इसके बावजूद वो वहां से हटे और उन्होंने एक स्पेशल प्रक्रिया ये रखी है। तो उस स्पेशल प्रक्रिया का मतलब ही ये हो गया, और प्रक्रिया तो शक्ति तो है ही है, ये तो तय है। तो इसका अर्थ ही सीधे ये निकल आया कि देयर इज नो रिलेशन बिटवीन आर्टिकल 13 एंड 368। Whatever has been write down under Article 13, that will be applicable only in case of legislation, which will be done by the Parliament under Article 107 to 123 or 122, you can say। 368 से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो विधि शब्द की शाब्दिक व्याख्या और 13 और 368 का हार्मोनियस कॉन्स्ट्रक्शन, इसके माध्यम से पिटिशनर्स के तर्क को खारिज कर दिया गया, और वो तर्क उचित तौर पर खारिज किया गया, खारिज होने लायक है, गलत खारिज नहीं हुआ। आपकी भावना कितनी भी पवित्र हो, आप गरीबों की मदद करना चाहते हैं तो दूसरों का धन लूट कर तो नहीं करेंगे, और अगर दूसरों का धन लूट कर करेंगे तो आपको सजा मिलेगी। आप गरीबों का भला करना चाहते हैं और टैक्स की चोरी कर रहे हैं तो आपको सम्मानित तो नहीं किया जाएगा। जनता इतनी ही मूर्ख है, जनता इतनी मूर्ख है। अगर टैक्स चोरी करने वालों को पकड़ा जाता है तो वो उनके 2-4 उदाहरण देकर बताते हैं कि वो तो कोविड में उन्होंने मदद की थी जनता की। अगर वो टैक्स देंगे तो उससे अस्पताल बनेगा और लाखों की मदद होगी, ठीक है ना। और जितना उन्होंने कोविड में मदद की वो उस कमाई का शतांश भी नहीं है, ठीक है, जितना उन्हें करनी चाहिए थी। और वो जो मदद की वो इनफैक्ट मदद भी नहीं थी, वो उनके अहम की आत्मसंतुष्टि थी। वो अपना नाम बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वो मदद की थी। अगर उनका नाम मीडिया में न चलता तो वो मदद कतई नहीं करते हैं। लेकिन चलो हम ये मान भी लेते हैं कि मदद की, तो भी उन्हें ये लाइसेंस नहीं मिलता कि वो टैक्स चोरी करेंगे, क्योंकि टैक्स से देश चलता है। इसलिए टैक्स चोरी की इजाजत किसी को नहीं हो सकती, और जो टैक्स चोरी कर रहा उसकी प्रशंसा किसी भी सूरत नहीं होनी चाहिए। वही बात है, आप काम ठीक करोगे तो ठीक प्रक्रिया भी तो होनी चाहिए। ये थोड़ी बात है कि आप अगर काम ठीक है तो फिर चाहे जो प्रक्रिया आप अपना लो, ये बात थोड़ा ठीक है। तो आपकी भावना ठीक है कि फंडामेंटल राइट अमेंड नहीं होने चाहिए, लेकिन क्या कोई प्रक्रिया, कोई तर्क उसके लिए अपना लिया जाएगा? तो तर्क बिल्कुल गलत है शंकरी प्रसाद सिंह में, ठीक है। और कोर्ट का निर्णय जो है वो ठीक है। उन्होंने कहा कि नहीं, 368 और 13 के बीच एक संबंध है, और हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन करके उन्होंने कहा कि 13 विधायी प्रक्रिया को और 368 संविधायी प्रक्रिया को लागू हो रहा है। देयर इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट पावर आल्सो, ठीक है, इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट
जब कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करती है तो वो अपनी संविधायी शक्ति के अंतर्गत करती है, वो विधायी शक्ति का उस समय प्रयोग नहीं करती है। तो शंकरी प्रसाद सिंह से एक बात स्थापित हुई कि हिंदुस्तान में संसद को संविधायी शक्ति और विधायी शक्ति दोनों प्राप्त है। सामान्य विधायन विधायी शक्ति में होगा और संविधान का संशोधन संविधायी शक्ति में होगा। इसलिए जब संविधायी शक्ति का प्रयोग हो रहा है तो हम सिर्फ 368 को देखेंगे कि उस प्रक्रिया को फॉलो किया गया या नहीं। 13 से हमारा मतलब कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहां विधायन नहीं हुआ है। 13 का संबंध सिर्फ विधायी प्रक्रिया से, ये उन्होंने कहा। और शंकर प्रसाद सिंह से एक बात निकल कर आई कि हिंदुस्तान में संविधायी शक्ति है संसद में, यह तय हो गया। हमने आपसे कहा कि 13 साल कुछ नहीं हुआ, 13 साल चलता रहा मसला। 1964 फिर, हालांकि इस बीच भी संपत्ति के अधिकार को संशोधित किया गया। 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, आपसे बात हुई थी, लेकिन तब चैलेंज नहीं हुआ। 1964 सज्जन सिंह का मामला, 17वां संविधान संशोधन, जिसके माध्यम से मॉस स्केल पर, ठीक है, एक्ट उठाए गए और 9 शेड्यूल में रख दिए गए। और आपको मालूम है 9वीं अनुसूची में जो रख दिया जाता था वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो अनुच्छेद 32 और 226 की शक्ति थी उस तो बाहर हो जाता था, क्योंकि फिर उसका जुडिशियल रिव्यू संभव नहीं था। अब तो बात बदल गई आईआर कहलो के बाद से, लेकिन वो अभी की बात है। आईआर कहलो 10-20 साल हुए होंगे, 10-15-20 साल अधिकतम हुए होंगे, मेरे ख्याल है 90 के दशक की बात है। उस समय तो 1964 में ये स्थिति नहीं थी। तब एक नवीन आर्गुमेंट मिला और वो सज्जन सिंह में उठा। सज्जन सिंह में 2 आर्गुमेंट लिए गए इस 17वें संविधान संशोधन को चुनौती देने के लिए, जिनमें से एक तो पुराना है, वही जो शंकरी प्रसाद सिंह में है। ठीक है, देखिए, आपका जो तर्क न्यायालय द्वारा मान लिया जाएगा, ठीक है ना, रेस जुडिकेटा उस पर लागू होता है, ठीक है ना। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है, अनुच्छेद 32 जब हम लोग पढ़ रहे थे वहां कहा गया था कि मूल अधिकार के रक्षार्थ आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट समुचित प्रक्रिया के माध्यम से, और समुचित प्रक्रिया में वो कोई भी प्रक्रिया अपना सकते हैं, सीपीसी, एविडेंस हो, जो भी उनका मन आएगा अपना सकते हैं, या किसी भी प्रक्रिया को मानने से इनकार कर सकते हैं। दोनों बातें हो सकती हैं। तो आपसे कहा गया था कि सामान्य तौर पर रेस जुडिकेटा लागू होता है, क्योंकि रेस जुडिकेटा न्यायिक अनुशासन को कायम करता है, क्योंकि वो सिद्धांत बार बार एक ही इशू न्यायालय के समक्ष ले जाने से रोकता है। लेकिन वहां शर्त क्या है, जब एक इशू सक्षम न्यायालय द्वारा निर्णीत किया गया है, ठीक है ना, निर्णीत किया गया है, ये वहां तय होना चाहिए। ठीक है, तो क्या है कि चूंकि ये इशू फाइनली निर्णीत नहीं किया गया कि विधि इसके अंतर्गत, ठीक है, क्या तात्पर्य है फ्रेमर्स का, यानी विधि शब्द के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है और क्या क्या नहीं आ सकता, ये फाइनली तय नहीं हुआ कि विधि शब्द के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा। शंकरी प्रसाद सिंह में जो तय हुआ कि संसद अपनी संविधायी शक्ति में है, ठीक है, संविधान का संशोधन करती है, और उसे जो संविधायी शक्ति प्राप्त है वो अनुच्छेद 368 से प्राप्त है, और 368 पर 13 लागू नहीं है। लेकिन स्वयं विधि शब्द में क्या क्या आता है, ठीक है ना, ये चर्चा चली कि विधि शब्द में ये आता है, ये नहीं आता, ठीक है ना, ये सारी चर्चाएं चली। पिटिशनर्स की ओर से ये कहा गया कि विधि शब्द के अंतर्गत विधि
शब्द के अंतर्गत जो कुछ उचित तौर पर माना जा सकता है सब आएगा। और शायद इसीलिए 13(3) में विधि शब्द की परिभाषा इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव नहीं, ये कहा गया, लेकिन इस पर कोई फाइनल ओपिनियन नहीं आएगा कि विधि शब्द के अंतर्गत क्या क्या आएगा। मसला डिसाइड हो गया संविधायी शक्ति पर, ठीक है ना। तो विधि शब्द के संबंध में जो कुछ कहा गया वो इतरोक्ति बन गया, वो निर्णयाधार नहीं है, इसलिए दोबारा ये आर्गुमेंट लिया जा सकता है, ठीक है। ये फाइनली डिसाइड नहीं हुआ। अच्छा, हो भी जाता तो भी हम ले लेते दोबारा, तो भी उनकी मर्जी है, क्योंकि प्रक्रिया के नियम मानना या न मानना फंडामेंटल राइट के मामले में ये उन्हीं की मर्जी है, क्योंकि वहां लिखा है समुचित प्रक्रिया के माध्यम से। हाँ, ये ठीक है कि नॉर्मली वो रेस जुडिकेटा का पालन करते हैं, लेकिन आप देखते हैं रिट में ही हैबियस कॉर्पस है जिसमें कभी नहीं करते। और अन्य मामले भी आपको बताए गए थे कि जो अन्य रिटों के मामले थे और उसमें भी उन्होंने हैबियस कॉर्पस नहीं मानी, वो सॉरी रेस जुडिकेटा नहीं माना या लिमिटेशन एक्ट को फॉलो नहीं किया, ठीक है। तो कोई रोक नहीं है। तो आपका सज्जन सिंह में दो आर्गुमेंट लिए गए, एक तो पुराना वही कि अनुच्छेद 13 में जो विधि शब्द है इसके अंतर्गत विधि माने जा सकने योग्य सभी नियम और सिद्धांत और परंपराएं, रूढ़ियां आदि शामिल है। वो सब कुछ जो ह्यूमन कंडक्ट को रेगुलेट कर सकता है और जिसे उचित तौर पर विधि माना जा सकता है, वो सब कुछ अनुच्छेद 13 में विधि शब्द में शामिल है। और इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट करने वाला बिल है यह कोई संविधान का संशोधन है, वो भी विधि शब्द में आएगा। और जब विधि शब्द में आएगा तो राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बना सकता। इसलिए फंडामेंटल राइट इसको जो अमेंड किया गया ये गलत है और इसको शून्य होना चाहिए। दूसरा आर्गुमेंट फिर पकड़ा गया। ये दूसरा आर्गुमेंट भी शंकरी शास्त्र में लिया गया था, लेकिन इसको भी सफलता नहीं मिली थी और इसकी बहुत चर्चा शंकरी शास्त्र में नहीं हुई थी। वो दूसरा आर्गुमेंट प्रमुखता के साथ अब सज्जन सिंह में लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब आप एक्ट को, अधिनियमों को उठाकर 9 शेड्यूल में रख रहे हो तो नवीं अनुसूची में रखे जाने के कारण वे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की जो न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति है उससे बाहर हो रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब यह हो गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो नाउ यू हैव, ठीक है, इनेक्टेड, जो अब आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, ये इस श्रेणी का है कि ये उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की शक्तियों पर प्रभाव डाल रहा है, ठीक है ना। और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की शक्तियों पर विपरीत प्रभाव डालने वाला प्रत्येक संविधान का संशोधन स्पेशल मेजॉरिटी यानी दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के अतिरिक्त आधे राज्यों के समर्थन से भी पास होना चाहिए। यह आपको बताएगा क्योंकि इंट्रेंस प्रोविजन वो माना जाएगा। तो अब आप जो संशोधन लाए हैं इसके माध्यम से जो आपने एक्ट उठा करके 9 शेड्यूल में रख दिया, वे चूंकि न्यायिक पुनरीक्षण की शक्तियों पर विपरीत प्रभाव डाल रहे हैं, इसलिए इससे आधे राज्यों का समर्थन यह भी मिलना चाहिए था। इसलिए इस संविधान संशोधन के संबंध में तो स्वयं 368 की ही प्रक्रिया वो पूरी नहीं हुई, और जब 368 की प्रक्रिया ही पूरी नहीं तो ये संविधान का संशोधन हुआ है, ये कैसे मान लें। आपको इतना ज्ञान है फिजिक्स के सिद्धांतों का जितना सिर्फ बड़े बड़े विद्वानों को होता है, लेकिन अगर कहीं यह कहा गया कि
जितना फिजिक्स में एमएससी की है वो अप्लाई करेगा तो अप्लाई तो नहीं कर पाओगे। ज्ञान होगा बहुत सारे लोगों को है, हालांकि इस व्यवस्था के पक्ष में हम नहीं है, हम तो इसी पक्ष में हैं कि व्यक्ति के गुण की कद्र होनी चाहिए। लेकिन जो समाज होता है उसे किससे चलाते हैं? तंत्र से चलाते हैं, क्योंकि समाज में अधिकतर व्यक्ति मूर्ख होते हैं। ठीक है, समाज में अधिकतर आदमी मूर्ख होता है और मूर्खों के तंत्र को चलाना है, इसलिए जरूरी है कि प्रक्रिया बना दी जाए, क्योंकि गुणी ये बहुत कम पैदा होते हैं, कबीर बहुत कम युगों पैदा होते हैं। ठीक है, तो हमें तो मूर्खों को शिक्षित करना है और मूर्खों से ही कराना है भाई, मूर्खों को शिक्षित कराना है। हमें इतने कहां विद्वान मिल जाएंगे। ठीक है, तो विद्वता संबंधी मानक हम खुद तय कर देते हैं कि भैया कुछ भी हो कम से कम इतना तो तुम्हारे पास हो ही, तब हम तुम्हें पढ़ाने बैठा लेंगे। ठीक है, इससे पहले नहीं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वे जो पढ़ाने बैठ गए हैं सिर्फ वे ही पढ़ा सकते हैं, इसका अर्थ यह नहीं है। ठीक है, जो दरबारी शायर हुए मीर तकी मीर, उन्हें कम लोग जानते हैं और गालिब को बच्चा बच्चा जानता है। ठीक है ना, गालिब को बच्चा बच्चा जानता है। तो गालिब सड़क के शायर हैं और मीर तकी मीर दरबारों के शायर हैं। तो ये ठीक है कि जिन्हें पढ़ाने की जिम्मेदारी मिल गई सिर्फ वे ही पढ़ा पाते। नो गलत, कतई 100% गलत। उनसे बहुत बहुत अच्छे पढ़ाने वाले बाहर मौजूद हैं, उन तो बहुत ज्यादा विद्वान, जिन्हें आपने विद्वान की मान्यता दी है, उन तो बहुत बहुत विद्वान बाहर मौजूद है। लेकिन चूंकि व्यवस्था चलानी होती है, तंत्र चलाना होता है, तंत्र मूर्खों का है और मूर्खों से चलवाना है, क्योंकि मूर्खी बहुत ज्यादा है। तो फिर हम ये करते हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन निर्धारित कर देते, भैया इतना तो कम से कम होना ही चाहिए, तभी हो सकता है। तो अगर राम शासन तंत्र चलाएंगे तब संविधान में संशोधन की हम कोई प्रक्रिया नहीं बताएंगे, क्योंकि राम ऐसा कोई संविधान का संशोधन करेंगे ही नहीं। संविधान का संशोधन मीनिंग देयर बाय राज व्यवस्था के सिद्धांतों में संशोधन। ठीक है ना, संविधान का मतलब ही होता है राज व्यवस्था के सिद्धांत, जो लोक के प्रतिकूल चला जाए। ठीक है ना, वो लोक के प्रतिकूल जा ही नहीं सकता। लेकिन राम आएंगे नहीं, राम युगों में ही आते हैं। तो हमें मूर्खों के लिए शासन व्यवस्था स्थापित करवानी। तो फिर मिनिमम हम बताएंगे कि आप राज व्यवस्था में, अगर राज व्यवस्था को संचालित करने वाले सिद्धांतों में संशोधन करना चाहते हैं तो भैया ये एक मिनिमम करना पड़ेगा। राज व्यवस्था के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें थोड़ा कठिन मामला हम रखेंगे। अगर उन सिद्धांतों को संशोधित करना है जो राज व्यवस्था के लिए मूलभूत है, तो इसीलिए रखा गया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्तियों पर अगर आप विपरीत प्रभाव डालने जा रहे हैं, 7वीं अनुसूची जहां शक्तियों का बंटवारा है उसे ही डिस्टर्ब करने जा रहे हैं। ठीक है ना, यह स्वयं 368 में कोई संशोधन करने जा रहे, तो आधे राज्यों का समर्थन और चाहिए। तो उन्होंने कहा भैया इसके संबंध में तो ये प्रक्रिया ही पूरी नहीं हुई है, और जो आपने कहा वो महत्वपूर्ण नहीं है, जो होगा आपके कहने से वो महत्वपूर्ण है। आपके कहने से जो आप जो कह रहे हो वो महत्व का नहीं होता कभी भी। आपके कहने से जो परिणाम आएगा वो महत्व का होता है। आपने कहा भले ये हो कि हम सिर्फ 9 शेड्यूल में ये एक्ट रख रहे हैं, इसका प्रभाव क्या होगा? इसका प्रभाव यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव आएगा, और जो प्रतिकूल प्रभाव आएगा तो भाई आपको तो आधे राज्यों का समर्थन चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट अगर
बात मान ले तो स्थिति यह बनेगी कि संसद के पास संविधायी शक्ति है, इससे इनकार करना पड़ जाएगा, ठीक है ना। और संसद के पास संविधायी शक्ति है, अगर इससे इनकार कर दें तो फिर दिक्कत यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट, इसकी जरूरत पड़ने पर भी अमेंडमेंट हो ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। या यूं कहें कि अमेंडमेंट हो भी पाएगा तो फिर हर पार्ट में नहीं हो पाएगा। फंडामेंटल राइट, इसके विरोध में जैसे ही मामला जाएगा वैसे 13(2) आ जाएगा, ठीक है ना, और मामला शून्य हो जाएगा। अच्छा, फंडामेंटल राइट के विरोध में न भी गया तो भी कोई कानून जिसे सामान्य भाषा में कानून समझा जाता है, अर्थात जो विधायी प्रक्रिया से बनकर आता है, अर्थात जो 107 से लेकर 122 की प्रक्रिया से बनकर आता है, 123 की प्रक्रिया से बनकर आता है, वो संविधान के किसी भी उपबंध का उल्लंघन नहीं कर सकता। तो अगर हम ये मान लें कि संविधायी शक्ति संसद के पास है ही नहीं, तो फिर तो हम कोई प्रावधान संशोधित करेंगे तो फिर इसी प्रकार संशोधित कर सकते हैं कि उस उपबंध की प्रभावकारिता और बढ़ा दें। इस तरह से तो कर सकते हैं, घटा दें ये नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही घटाएंगे वैसे ही संविधान के विरोध में आ गया वो, और घटाएंगे विरोध में आया वैसे ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, मतलब कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए कोर्ट ने फिर एक पॉलिसी अप्रोच अपनाई, और जो पिथ एंड सबस्टेंस रूल होता है, निर्वचन के सिद्धांत आपको बताए गए हैं, ठीक है ना, उनमें एक सार एवं तत्व का सिद्धांत है, कलरेबुल लेजिस्लेशन है, छद्म विधायन का सिद्धांत है, सार एवं तत्व का सिद्धांत है। ये दोनों काहे के लिए उपयोग होते हैं? संसद की जो विधायी शक्ति है 245, 246, 247, 248 वहां, ठीक है ना, तो संसद की विधायी शक्तियों के अर्थान्वयन के संबंध में ये दोनों सिद्धांत उपयोग होते हैं। कौन कौन से? पृथक्करणीयता, सॉरी, छद्म विधायन, कलरेबुल लेजिस्लेशन, और पिथ एंड सबस्टेंस। सेवरेबिलिटी यानी पृथक्करणीयता और आच्छादन का सिद्धांत, ये 13 से संबंधित है। 13(1) से आच्छादन का सिद्धांत, 13(2) से पृथक्करणीयता का सिद्धांत। ये स्थिति है। तो न्यायालय ने इस आर्गुमेंट को काउंटर करने के लिए अनुच्छेद 13 के संबंध में जो आर्गुमेंट दिया गया वो तो उन्हें काउंटर करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, वो तो उन्हें शंकरी प्रार्थना का ही तर्क उठाया और फिर काउंटर कर दिया कि नहीं, वो कुछ नहीं, संसद संविधायी शक्ति में संशोधन करती है, उसका कोई मतलब 13 से नहीं है, ठीक है, और संविधायी शक्ति संसद के पास है, इसलिए संसद ने संविधान का संशोधन किया, तो आप उसे 13 की कसौटी पर नहीं रख सकते और न उसके माध्यम से उसे शून्य कह सकते हैं। यह ही नहीं, बात ही गलत है, और वो बात उनकी ठीक भी है। लेकिन इस आर्गुमेंट को काउंटर कर पाना ये थोड़ी टेढ़ी खीर थी, क्योंकि बात तो ठीक है। भाई आप क्या कह रहे हो, इसके आधार पर तो आपकी बात का मूल्यांकन नहीं होगा, ठीक है। कहे तो आप ये रहे हो कि साहब हम गरीबों की मदद कर रहे हैं, और कर जो रहे हो वो डकैती है, जो कर रहे हो वो डकैती है। तो डकैती की अनुमति गरीबों की मदद के नाम पर तो नहीं मिल सकती, ठीक है। दुनिया के जितने आतंकवादी आंदोलन हैं, जितने हैं, सब बड़ी अच्छी अच्छी बातों को लेकर शुरू हुए, बड़ी अच्छी अच्छी बातों को लेकर, और दुनिया में जितने आतंकवादी हैं सब उस कम्युनिटी में, जिस कम्युनिटी को वो बिलोंग करते हैं या जिस कम्युनिटी के लिए वो समर्पित होने का दावा करते हैं, उस कम्युनिटी के अधिकांश सदस्यों द्वारा, अधिकांश, सबके द्वारा नहीं, सबके द्वारा कभी कुछ नहीं होता, सबके द्वारा पूजित तो राम नहीं हुए, ठीक है, तो आतंकवादी कैसे हो जाएंगे? लेकिन एक मॉस स्केल पर उनकी एक्सेप्टेंस होती है उस कम्युनिटी में, और अगर ना हो तो 2 क्षण जिंदा नहीं रहेंगे, 2 क्षण जिंदा नहीं रहेंगे। भिंडरावाले को संत भिंडरावाले कहा गया, ठीक है ना।
हाफिज सईद को तो हाफिज सईद साहब कहने वाले इसी देश में मौजूद हैं। ठीक है, ओसामा बिन लादेन का नाम दुनिया के बहुत सारे देशों में बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। तो है, ये वास्तविकता है। ठीक है, तो आप जो कह रहे हो वो तो महत्व का नहीं होता, जो कर रहे हो महत्व तो उसी बात का है। आप डकैती की अनुमति तो आपको नहीं मिल सकती है। दुनिया में सारे आतंकवादी आंदोलन बड़ी बढ़िया बढ़िया बातों को लेकर शुरू होते हैं कि साहब नैतिकता होगी और ऐसा होगा और वैसा होगा, और फिर जब आतंकवादी कभी मारा भी नहीं जाए, क्योंकि उसी की कम्युनिटी के लोग तो उसे छिपाते हैं, उसे खाना देते हैं, उसे आम आदमी थोड़ा ही छिपाता है, उसी की कम्युनिटी के उसी के मानने वाले उसे छिपाते हैं। और क्यों छिपाते हैं? इसलिए क्योंकि वो शुरुआत में तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता है और धीमे 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 फिर वो उन्हीं का शोषण शुरू करता है। क्योंकि शोषण वही कहते हैं ना, पूत कपूत, तो पूत और कपूत, ठीक है, या ये जो भूत प्रेत हैं ये तो अपने ही वंश को नुकसान पहुंचाएंगे। अगर आपके वंश में कोई कपूत पैदा हुआ तो वो मेरा नुकसान थोड़ी करेगा, वो तो आप ही का करेगा। तो अंततः वो अपनी ही कम्युनिटी को दुखी करते, फिर वही कम्युनिटी बताती है कि ये यहां छिपे हैं और फिर वो मारे जाते हैं। यही सिद्धांत है, ऐसे ही चलता है। तो आपके करने के आधार पर या आप जो बोल रहे हो उसका जो परिणाम होगा उसके आधार पर आपके कृत्य की जो जेन्युइननेस है उसको तय किया जाएगा, उसका जो औचित्य है उसे देखा जाएगा। तो आप कहें भले ही कि हमने तो सिर्फ 9 शेड्यूल में रखा है, लेकिन उसका जो परिणाम हो रहा है वो तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की शक्तियों पर विपरीत हो ही रहा है। इसलिए ये तर्क नकार पाना थोड़ी टेढ़ी खीर तो है ही है। इसीलिए कोर्ट ने क्या किया, इसमें पिथ एंड सबस्टेंस रूल ये लगाया और कहा सारे एवं तत्व के सिद्धांत के मुताबिक ये देखा जाएगा कि संबंधित जो विधायी या संविधायी कृत्य है विधायिका का वो उसने क्यों किया। अगर विधायिका या जो विधायिका के द्वारा जो कृत्य किया गया है उसके पीछे यह दिखाई देता है कि वो वाकई ऐसा काम करना चाह रहे हैं जिसे करने की अनुमति उन्हें संविधान नहीं देता, तो फिर उनके द्वारा किया गया कृत्य असंवैधानिक है। भले ही वो ऊपर ऊपर संवैधानिक दिखाई देता हो। इसी को छद्म विधायन कहते हैं कि विधायिका जिस शक्ति को, ठीक है, सीधे सीधे प्राप्त नहीं कर सकती, यदि वो उसे, ठीक है, प्राप्त कर लेती है वास्तव में और दिखावा करती है कि उसने अपनी शक्ति के भीतर काम किया है, तो एक्ट के परिणाम के आधार पर यह तय किया जाएगा कि विधायिका ने अपनी सीमा का अतिक्रमण किया है और उसने छद्म विधायन किया है। लेकिन अगर यह पाया जाता है कि विधायिका अपनी सीमा में ही रहना चाहती थी, अपनी सीमा से बाहर नहीं जाना चाहती थी, बाई चांस संयोग से ऐसा हो गया है कि विधायी कृत्य जो है, विधायिका ने जो कुछ किया वो उसकी स्वीकृत सीमा से बाहर चला गया, तो फिर पिथ एंड सबस्टेंस रूल लागू होगा, सारे एवं तत्व का सिद्धांत लागू होगा और सारे एवं तत्व के सिद्धांत के मुताबिक संबंधित विधायिका के कृत्य को उचित माना जाएगा। तो उन्होंने कहा यहां विधायिका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्तियों पर विपरीत प्रभाव डालना चाहती थी, यह नहीं कह सकते। तो उन्होंने 9 शेड्यूल का निर्माण और न ही 9 शेड्यूल में जो अधिनियम रखने की, ठीक है, अधिनियम रखने का कृत्य उन्होंने किया है, इनमें से कोई भी करने के पीछे उनकी मंशा यह नहीं है कि उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की शक्तियों पर विपरीत प्रभाव डाला जाए। इसलिए सारे एवं तत्व के सिद्धांत के मुताबिक जो 17वां संविधान संशोधन है ये एकदम उचित है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, और ये वैध है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन सज्जन सिंह जब डिसाइड हो रहा था तो बेंच में दो लोग थे, मधोलकर जज और जस्टिस हिदायतुल्लाह, ये दो लोग थे। तो जस्टिस हिदायतुल्लाह बाद में देश के उपराष्ट्रपति भी हुए हैं। कांग्रेस ने उन्हें हिदायतुल्लाह को उपराष्ट्रपति भी बनाया और कांग्रेस ही बना सकती थी, क्योंकि अभी आप देखेंगे जस्टिस हिदायतुल्लाह ने अपने जजमेंट में जो कहा, इन दो लोगों ने, जस्टिस मधोलकर ने और जस्टिस हिदायतुल्लाह ने सेपरेट ओपिनियन भी दी थी। जस्टिस हिदायतुल्लाह ने कहा कि जब हम फंडामेंटल राइट के चैप्टर को पढ़ते हैं तो वहां फ्रेमर्स की ओर से ऐसे आश्वासन दिखाई देते हैं जिनके आधार पर यह अनुमान लगता है कि फ्रेमर्स आसानी से इन फंडामेंटल राइट्स में संशोधन के खिलाफ है। उनका जैसे अनुच्छेद 19 पढ़े तो कहता है राज्य युक्त निर्बंधन, ठीक है, यह अधिरोपित कर सकता है, और वो भी सिर्फ इन शीर्षकों की संतुष्टि के लिए। यानी इन शीर्षकों की संतुष्टि के लिए भी अगर निर्बंधन लगाना है तो भी केवल युक्त, इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। धर्म की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगना है तो सिर्फ लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। तो उन्होंने कहा कि पूरे फंडामेंटल राइट के चैप्टर को पढ़ा जाए तो उसमें से यह दिखाई देता है कि फंडामेंटल राइट की एक विशेष स्थिति है और फ्रेमर्स आसानी से उस स्थिति को डिस्टर्ब करने के खिलाफ है। इसलिए हम ये कह तो रहे हैं कि ये संविधान संशोधन पिथ एंड सबस्टेंस रूल के हिसाब से जायज है, लेकिन हमें लगता है कि शंकरी प्रसाद सिंह में जो तर्क दिए गए हैं, ठीक है, इस बात के पक्ष में कि फंडामेंटल राइट को भी संशोधित किया जा सकता है, इस बात के पक्ष में जो शंकरी प्रसाद सिंह में तर्क दिए गए, इससे बेहतर तर्क ढूंढे जाने चाहिए इस बात को कहने के लिए कि फंडामेंटल राइट भी अमेंड हो सकते हैं, क्योंकि इससे बेहतर तर्क अभी तक नहीं दिए गए। यानी जस्टिस हिदायतुल्लाह ये कहना चाहते हैं कि फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यद्यपि ठीक है, आपने अमेंड कर दिया, हम कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड भी कह रहे हैं, लेकिन शंकरी प्रसाद सिंह में जो आपने तर्क दिए हैं वे तर्क इतने शक्तिशाली नहीं दिखते कि फंडामेंटल राइट जैसे चैप्टर को, जहां फ्रेमर्स की मंशा भाषा को पढ़ने से इस प्रकार की स्पष्ट हो रही है कि इस पार्ट को लाइटली, हल्के में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए इतने कमजोर तर्क नहीं होने चाहिए, कुछ ज्यादा मजबूत तर्क होने चाहिए। यह जस्टिस हिदायतुल्लाह ने कहा। मधोलकर जज ने इस बात को कहने में संकोच अनुभव किया कि संसद, ठीक है, सब कुछ अमेंड कर सकती है, ठीक है। उन्होंने इस बात को कहने में संकोच अनुभव किया। उन्होंने कहा यह बात ठीक है कि संविधायक शक्ति है संसद में और संविधायक शक्ति के प्रयोग में संसद, ठीक है, सारी चीजों को अमेंड कर सकती, लेकिन हर देश के संविधान में कुछ मूलभूत होता है, क्या संसद उसे भी संशोधित कर सकती है, ठीक है। यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत है, समानता मूलभूत है, स्वतंत्र, ठीक है, व्यक्ति की स्वतंत्रता यह मूलभूत है, सामाजिक आर्थिक, ठीक है, राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करने वाले प्रावधान ये मूलभूत है, क्या इनको भी अमेंड किया जा सकता है? ये तर्क
जस्टिस मंडोलकर ने दिया और ये कहने में संकोच अनुभव किया। उन्होंने कहा कि भाई हमें मिल तो कुछ नहीं रहा, हमें मिल कुछ नहीं रहा। मतलब उनकी जो उन्होंने जो कहा, अगर सामान्य भाषा में कहें तो वो ऐसे ही कहा जाएगा कि भाई हमें मिल तो कुछ नहीं रहा। ये तो सही है कि हम ये कह पाए कि संसद संविधान के किसी पार्ट को संशोधित नहीं कर सकती, ऐसा हमें कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि संविधानों में जो मूलभूत होता है क्या उसको भी संशोधित किया जा सकता है? ये जस्टिस मंडोलकर ने कहा। तो जस्टिस हिदायतुल्लाह का जो व्यू आया कि फंडामेंटल राइट महत्वपूर्ण है और फ्रेमर्स की जो इच्छा दिखती है इनको पढ़ने, इस चैप्टर को पढ़ने से, वो ये दिखती है कि इसमें हल्के में संशोधन नहीं होना चाहिए। इस बात के आधार पर गोलकनाथ डिसाइड हुआ। और जस्टिस मंडोलकर ने जो कहा कि संविधानों में जो मूलभूत क्या कुछ होता है क्या उसको भी संशोधित किया जा सकता है, इस बात पर केशवानंद भारती डिसाइड हुआ। इसीलिए माइनॉरिटी के जजमेंट ये महत्वहीन नहीं है। विधि के विकास में, लॉ के डेवलपमेंट में माइनॉरिटी जजमेंट्स ने बहुत रोल प्ले किया है। मेनका गांधी में जो मेजॉरिटी का डिसीजन है वो पहले माइनॉरिटी का डिसीजन है AK गोपालन में। यहां जो माइनॉरिटी है उसी पर आगे गोलकनाथ और केशवानंद भारती दोनों हैं। हमने ये क्यों कहा कि हिदायतुल्लाह को कांग्रेसी बना सकती थी उपराष्ट्रपति, क्योंकि हमें ये बात पूरी तरह से ठीक औचित्यपूर्ण नहीं दिख रही। और कांग्रेसी वही हो सकता है जो पूरी तरह औचित्यपूर्ण बात न करता हो, वही हो सकता है। बाकी तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे लोगों की चमचागिरी कौन करेगा भाई? कोई। और इसी ढंग के लोग पीछे रहे हैं, इंदिरा गांधी और फलाना और ढिमका, इनकी कौन चमचागिरी करेगा? और करनी पड़ेगी आपको। और अभी तो हम बैठे बैठे बात आ रही थी, हम ऐसे सोच रहे थे तो हमें मजा भी आ रहा था और मन में मेरे चल रहा था, जैसे देखते हैं ना कि कांग्रेसी बहुत कहते हैं कि नाम बदलने में क्या है, नाम काहे बदल देते हैं। ठीक है साहब, जो राजपथ था उसे लोकपथ कर दिया, ठीक है ना। प्रधानमंत्री ने अपने आवास का नाम बदल दिया, तो नाम बदलने में क्या? अरे नाम बदलने में कुछ नहीं है तो मिसेस वाड्रा प्रियंका वाड्रा क्यों नहीं लिखती, प्रियंका गांधी क्यों लिखती हैं? अगर नाम बदलने में कुछ नहीं है तो अपने बेटे का नाम रेहान राजीव गांधी क्यों कर दिया? ठीक है, रेहान गांधी रखो ना, और गांधी भी क्यों, रेहान वाड्रा रखो ना। अगर नाम बदलने में कुछ भी नहीं है इसका मतलब कुछ तो है, ठीक है। और चूंकि आप उस विचारधारा के, ठीक है, या उस सोच के नहीं थे, इसलिए आपने राजपथ ही रखा। आप शासन की मानसिकता में थे, दूसरा उस मानसिकता में नहीं है, वो सेवक की मानसिकता में, तो उसने लोक भवन कर दिया या लोकमार्ग कर दिया। तो अगर नाम में बदलाव में कुछ है ही नहीं तो तुम काहे बदल रहे हो? ये बताओ, मत बदलो, क्या दिक्कत है? इसका मतलब है कुछ, ठीक है। तो इसीलिए हमने कहा कि जस्टिस हिदायतुल्लाह ही ऐसी बात कर सकते थे, अदरवाइज फंडामेंटल राइट रहे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में, और आप न्यायपालिका की स्वतंत्रता खत्म कर दो, तो फिर फायदा क्या हुआ? ठीक है। तो अधूरी अधूरी सी बात कहना, ये पूरी तरह ठीक बात कहना। जस्टिस मंडोलकर की बात ज्यादा महत्व की है। उन्होंने कहा कि भाई ये कहना कठिन लग रहा है, ये नहीं कह पा रहे हम कि पूरे संविधान को देखने पर कि संसद की संविधायी शक्ति के उपयोग पर कोई नियंत्रण है, ये मिल तो नहीं रहा हमें। लेकिन ये सोचने में अजीब लगता है कि क्या सब कुछ जो फंडामेंटल है किसी भी संविधान के लिए, क्या उसे भी अमेंड किया जा सकता है? क्योंकि संविधान का मतलब है राज व्यवस्था के सिद्धांत, ठीक है। यह भी दिक्कत है कि जो मूर्ख टाइप के लोग हैं वो संविधान का मतलब ये डॉक्यूमेंट कैसे लेते हैं। नहीं, संविधान का मतलब राज व्यवस्था के सिद्धांत, और राज व्यवस्था के सिद्धांत क्या कुछ भी हो सकते हैं, यानी जो राजा है उसी की मर्जी से राज व्यवस्था के सिद्धांत बदले जा सकते हैं। तब फिर सिद्धांत बड़ा नहीं हुआ, फिर तो राजा बड़ा हो गया।
फिर तो राज्य राजा के लिए हो गया ना, और जबकि राजा राज्य के लिए है, तो बात ही उलट रही है। तो जस्टिस मधोलकर की बात ज्यादा बैलेंस है। इसीलिए हमने कहा कि वो कांग्रेसी ही हो सकते थे, और कांग्रेस ही उन्हें बाद में उपराष्ट्रपति बनाया है देश का। तो आपका, और ये तो बाद में बनाया है, उदाहरण कांग्रेस के शासन के तो ऐसे हैं कि पहले कांग्रेस का कार्यकर्ता रहा, पहले कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, उसके बाद जज बनाया, और सुप्रीम कोर्ट में भी, पहले हाई कोर्ट में बनाया फिर सुप्रीम कोर्ट में बनाया। उदाहरण तो यहां तक है, ठीक है। बाकी अब ये संस्थाओं की निष्पक्षता की बात करते हैं। इनके पूरे कार्यकाल में तो चुनाव आयोग की, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री ने ही की, इनके सारे कार्यकाल में। ठीक, कानून तो अभी इन्होंने बनाया है, इन्होंने तो सारे प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट करते थे। तो फिर तो हम ये मान लें कि देश में सारे चुनाव आज तक अवैध ही हुए, ठीक है, क्योंकि आप ही ने तो अपॉइंट किए थे, और आप ही ने बिना किसी की सलाह के अपॉइंट किए थे। खैर, वो तो सारी हिस्ट्री है ही है। तो सज्जन सिंह, इसमें ये दो ओपिनियन आई। अब जो गोलकनाथ, इन दो जजों के आर्गुमेंट जो आए, ठीक है ना, तो जस्टिस हिदायतुल्लाह की बात से उत्साहित होकर फिर से संविधान संशोधन जो 17वां है उसे चुनौती दी गई, क्योंकि कोर्ट को अपना ही निर्णय, ठीक है, रिव्यू कर लेने का हक है। तो फिर से चुनौती मिली, कब? 1967 में, 3 साल बाद। अब 11 जजेस की जो बेंच है ये कॉन्स्टिट्यूट हुई। इसमें जस्टिस सुब्बा राव ये मेजॉरिटी का नेतृत्व कर रहे थे, और यही उस समय चीफ जस्टिस थे। जस्टिस हिदायतुल्लाह वो भी उस पीठ में थे, और मेजॉरिटी 6-5 में डिवाइड थी, ठीक है ना, यानी 6 लोग एक तरफ और 5 लोग एक तरफ, यानी माइनॉरिटी भी कमजोर नहीं थी, सिर्फ एक का ही फर्क था। और मेजॉरिटी ने यह होल्ड किया कि संसद पूरे संविधान का संशोधन कर सकती, क्योंकि जस्टिस हिदायतुल्लाह के विचार पर गोलकनाथ डिसाइड होगा। और उनका विचार क्या है कि जब हम फंडामेंटल राइट के चैप्टर को पढ़ते हैं तो फ्रेमर्स की यह मंशा दिखाई देती है कि कोई संविधान संशोधन ऐसा नहीं होना चाहिए जो फंडामेंटल राइट को समाप्त करे या उस पर कोई विपरीत प्रभाव डाले। और इसके लिए उन्होंने विभिन्न बातें कही, और उन विभिन्न बातों को समराइज इस ढंग से किया जा सकता है, जैसे अभी हमने कहा कि जैसे आप वो आर्टिकल 19 ही पढ़ लो, तो वो कहता है कि वाकई में व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित तो हो सकती है, लेकिन सिर्फ इन्हीं आधारों पर जो हम लिख रहे हैं, और इन आधारों पर भी तो सिर्फ युक्तिसंगत प्रतिबंध के माध्यम से। और युक्तिसंगत का मतलब न ज्यादा न कम, ठीक है। तो एक एक्स्ट्रा कॉन्शियसनेस ये दिखाई दे रही है, ठीक है। 14 देखें तो समानता का अधिकार दे दिया, फिर बात खत्म हो गई। लेकिन नहीं, फिर विशेष प्रकार की समानताओं में या विशेष प्रकार की समानताओं को सुनिश्चित करने के पॉइंट ऑफ व्यू से 15, 16, 17, 18, ठीक है ना, 19 में 6 स्वतंत्रताएं सीमित हो गई, वो सीमित हो गई कह रहे, 6 स्वतंत्रताएं सुरक्षित हो गई, लेकिन उसके बाद 20 अलग से, ठीक है, यानी जिसके विरुद्ध आपराधिक अभियोजन चल रहा उसकी भी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का प्रयास हुआ है। 21 फिर स्वतंत्रता, 22 फिर स्वतंत्रता, ठीक है। 23 में शोषण के विरुद्ध रक्षा हो गई, 24 फिर वैसी ही बात। तो उनका ओवरऑल जो सिचुएशन है उससे जो दिखता है वो तो ये दिखता है
कि फंडामेंटल राइट ये एक स्पेशल स्थिति में है। इनको किसी भी ढंग से संशोधित करने का हक किसी लेजिस्लेचर को स्वीकार करने का ठीक है मन नहीं होता। और अगर ये हमें स्वीकार ही करना है तो कम से कम जो बातें शंकरी प्रसाद सिंह में कही गई हैं उससे, क्योंकि सज्जन सिंह तो डिसाइड ही हो रहा है, उससे ज्यादा स्ट्रांग, उससे ज्यादा शक्तिशाली तर्क इस बात के लिए दिए जाने चाहिए जो नहीं दिए गए हैं। लेकिन फिलहाल संविधायक शक्ति है और संविधायक शक्ति का उपयोग हुआ, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वैलिड है ऐसा हम कह तो रहे। लेकिन एक बात जस्टिस हिदायतुल्लाह की आई और उसी के वही आधार है गोलकनाथ में, क्योंकि उन्हीं की बात से उत्साहित होकर दोबारा फिर चुनौती इसको मिल गई है। आपकी जस्टिस सुब्बा राव ने उन्हीं की बात को आगे बढ़ाया है और यह कहा कि संसद के पास कोई संविधायक शक्ति नहीं है। अब आपके कह देने से तो नहीं बनेगा मामला, आप कह दो ठीक है कि संसद के पास कोई संविधायक शक्ति नहीं है तो इससे बनता तो नहीं मामला, क्योंकि अगर सिर्फ इसी से बन जाएगा तो तुम में और किसी गुंडे में कोई फर्क बचेगा ही नहीं। गुंडा भी कहता हम सही, बस हमने कहा बात खत्म हो गई, फिर क्या दिक्कत है। एक न्यायाधीश और एक गुंडे में कोई फर्क तो होता है। न्यायाधीश ये तो नहीं कह सकता कि हम कह रहे हैं इसलिए सही, न्यायाधीश को तो तर्क देने होंगे और वे तर्क ऐसे हों जो कुतर्क न हो, तर्क ही हो। ठीक है, तो आपका इन्होंने कहा कि संसद की कोई संविधायक शक्ति नहीं। अब इसे साबित करना है कि संसद की कोई संविधायक शक्ति नहीं, तो इन्होंने साबित करना शुरू किया। इन्होंने कहा सबसे पहली चीज तो आप ये देखें, अनुच्छेद 368 को ही देख लेते हैं तो वहां तो उन्होंने प्रक्रिया शब्द का प्रयोग किया है कि संविधान के संशोधन की प्रक्रिया। आपको बताया कि शक्ति तो 24वें संविधान संशोधन से आई, जो कि गोलकनाथ के डिसीजन के बाद किया जाएगा। और क्यों किया जाएगा? ताकि गोलकनाथ के निर्णय को डीएक्टिवेट किया जा सके, नलीफाइड किया जा सके। तो सबसे पहला तर्क तो उन्होंने वही उठाया कि आप अनुच्छेद 368 को ही देख लें तो वहां जो कुछ लिखा है वो लिखा है संविधान के संशोधन की प्रक्रिया, शक्ति नहीं लिखा है। अगर शक्ति नहीं लिखा है तो सोचा जाना चाहिए कि शक्ति क्यों नहीं लिखा है। ये बात छोटी नहीं है कि सब गलती कर दी फ्रेमर्स ने, इसलिए नहीं लिखा है शक्ति। जस्टिस सुब्बा राव ने कहा क्योंकि अगर वहां शक्ति दे देंगे तो वो संविधायक शक्ति संसद की हो जाएगी, फिर उसका अनुच्छेद 13 से संबंध समाप्त हो जाएगा। फिर अनुच्छेद 13 में ठीक है जो विधि शब्द है वो सिर्फ उस विधि पर लागू होगा, ठीक है, जो अनुच्छेद 368 से बाहर रहकर बनाई गई है। अर्थात सामान्य विधायन जो 107 से लेकर 122 तक किया जाएगा उसी पर लागू होगा। और जब उसी पर लागू होगा तो संविधान का संशोधन अगर इस ढंग से किया जाए कि फंडामेंटल राइट अमेंड हो, ठीक है, तो फिर उस संविधान के संशोधन को असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता, ठीक है। जबकि फ्रेमर्स ये चाहते थे कि नहीं, फंडामेंटल राइट कभी भी अमेंड ना हो, इसीलिए उन्होंने शक्ति शब्द वहां प्रयोग नहीं किया है। जस्टिस सुब्बा राव ने वो बात ही पकड़ ली, ठीक है, जो अब तक विविक्षित थी अब अभिव्यक्त रूप से कह रहे हैं वो कि जानबूझकर फ्रेमर्स ने शक्ति शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 368 में नहीं किया। इसलिए नहीं किया ताकि संसद को ऐसी कोई संविधायक शक्ति प्राप्त न हो पाए
जो अनुच्छेद 13(2) की मारक क्षमता से, ठीक है, किसी भी संविधान संशोधन को सुरक्षित कर पाए। क्योंकि अगर शक्ति शब्द का प्रयोग 368 में हो जाता तो वाकई संसद को संविधायक शक्ति मिल जाती है। अब वो ओवर रूल कर रहे हैं ना शंकर प्रसाद सिंह और सज्जन सिंह दोनों को, वहां कह रहे हैं संविधायक शक्ति है, ठीक है ना। शंकर प्रसाद सिंह और सज्जन सिंह दोनों इसी बात पर डिसाइड है कि संसद की संविधायक शक्ति है और वो संविधान का संशोधन संविधायक शक्ति में करती है। और अनुच्छेद 13 का संबंध विधायी शक्ति से है, इसलिए संविधायक शक्ति में जो कुछ किया जाएगा उसे अनुच्छेद 13 की टच स्टोन पर, उस कसौटी पर कसा ही नहीं जा सकता। और इसलिए संविधान के संशोधन को 13(2) लागू ही नहीं होता। और जब 13(2) लागू नहीं होता, ठीक है, तो ऐसा संविधान संशोधन जो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है वो भी ठीक है। दैट ये कहा गया ना शंकर प्रसाद सिंह और सज्जन सिंह, और इसको अब तक वायलेट कहा है उसी सुप्रीम कोर्ट ने। अब वो अपनी बात बदल रहे हैं, तो उन्हें यही कहना पड़ेगा ना कि संविधायक शक्ति नहीं है, ये साबित करना पड़ेगा ना। तो अब वो ये साबित कर रहे हैं कि संसद की संविधायक शक्ति नहीं है। और यहीं पर बात वही कि रियलिस्टिकों की बात ठीक हो जाती है कि कुछ नहीं है, कोई कानून नहीं, बेकार की बातें हैं, जजों की मनमानी है। कानून क्या होता है? कानून कुछ है ही नहीं, सब जजों की मनमानी है। और उनकी बात ठीक लगती कि ये तो स्रोत है, ये कानून नहीं है। वो तो कहते हैं ना कि ये जो तुम्हारे बेयर एक्ट हैं जो विधायिका ने पारित किए, जिन्हें तुम कानून मानते हो, ये कानून है ही नहीं, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ कानून का स्रोत है। और कानून तो क्या है, वो जो जज कह रहे हैं, ये जजों की महिमा का बखान करने के लिए रियलिस्टिक नहीं कह रहे हैं, ये वो प्रतिक्रिया में कह रहे हैं, गुस्से में कह रहे हैं, ये वो गुस्से में कह रहे हैं। जैसे कहते हैं ना गुस्से में कि अरे पुलिस का क्या है भैया, वो तो भगवान है, जो चाहे सो कर दें। तो ये पुलिस की महिमा का बखान नहीं है, ये सिटायर है, ये व्यंग है। तो यथार्थवादियों ने जो कुछ कहा है कानून के संबंध में, वो व्यंग है, सिटायर है, वो प्रतिक्रिया है, रिएक्शन है, वो महिमा का वर्णन नहीं है। तो उन्होंने कहा कि कौन सा कानून, काहे का कानून, कौन सा कानून बताते हो तुम? बताते हो लेजिस्लेचर ने जो पास किया वो कानून बकवास है, जो आपकी मनमानी है, जो चाहो कह दो और जहां से चाहो तर्क उठा लो। शंकर प्रसाद सिंह में और सज्जन सिंह में कहते आए कि संविधायक शक्ति है, अब बता रहे नहीं है, और केशवानंद भारती फिर बता देंगे है, ठीक है। तो कौन सा कानून, कहां का कानून, बेकार की बात है। जब साहब जो चाहे तो व्याख्या कर दें। अभी तो संशोधित भी नहीं हुआ, वही रखा है। और जस्टिस सुब्बा राव ने साबित करना शुरू कर दिया कि संसद के पास कोई संविधायक शक्ति नहीं। और उनका कि पहली चीज तो यह है कि विधायिका का कोई भी काम अनजाने में नहीं होता, भूल से नहीं होता। विधायिका सतत सावधान है, ऐसा माना जाएगा, यही माना जाता है। उसने जो कुछ किया सचेतन विधायन किया है, जाग कर विधायन किया है। आपने भी अपेक्षा बस इतनी है कि एक बार जाग कर काम करना शुरू कर दें। जिस दिन जाग कर आप काम करना शुरू कर देते हैं, उस दिन आपका ये अहंकार ही निकल जाता है कि आप कुछ करते हैं। बस केवल जाग कर स्थिति देख लें। जागना केवल उस अवस्था का नाम नहीं है जिसमें आपकी आंखें खुली हैं, ठीक है। जागने का मतलब है कि जो है वो आपको अनुभव हो। जागने का अर्थ इससे है, ठीक है। आपकी आंखें खुली हैं, फिर भी यदि जो है वो आपको अनुभव नहीं हो रहा,
तो आप आंखें खुली रखकर सोए हुए हैं, यही कहा जाएगा। सोने का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि जो है वो आपको अनुभव नहीं होता। तो सही बात तो यही है कि आप कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, जो होता है वो अपने आप होता है। क्योंकि हम कई बार कहते हैं कि कर तो आप कुछ रहे थे और हो कुछ गया। दुनिया के अधिकतर इन्वेंशंस किए नहीं जा रहे थे, हो गए। ठीक है, न्यूटन गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत खोजने नहीं गया था, वो गति के सिद्धांत खोज नहीं रहा था, वो अपने आप प्रकट हो गए। प्रतीक्षा नहीं कर रहा था पेड़ के नीचे लेटकर कि सेब गिरेगा और अभी हम गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के बारे में जानेंगे, ऐसा कुछ था नहीं। जेम्स वाट भाप की शक्ति का अध्ययन करने के लिए नहीं बैठा था चूल्हे के सामने, तो हो गया। ठीक है, तो कोई खोज हो नहीं रही थी, और जब हो भी रही थी तो पता नहीं किसकी हो रही थी और पता नहीं क्या। ठीक है, शायद रदरफोर्ड या मैडम क्यूरी, इनके बारे में कहा जाता है, या तो रदरफोर्ड या मैडम क्यूरी। मतलब वही बात कि मेरा विषय कानून है, तो समाज विज्ञान से जितना उपयोगी होता है यहां विषय के लिए उतना हम उठाते हैं। तो मैडम क्यूरी या रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं कर रहे थे, अपने आप हो गई। शायद प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन, इनमें से एक के संबंध में यह बात सही है, खोज नहीं रहे थे, हो गई। ठीक है, तो अधिकतर चीजें होती हैं, करते नहीं हैं आप। कई बार आपका भाग्य होता है कि करना चाहते हैं और हो भी जाती, लेकिन आपके करने से अगर हुई होती तो यह घटना हर बार घटी होती। जब भी आप कुछ करना चाहते वो होता। ठीक है, हर बार ऐसा नहीं होता। इसका मतलब सही बात यही है कि करने वाले आप नहीं हैं, करने वाला तो कोई और है। वो जब देखता है कि आप जो करना चाहते हैं वो आपके हित में है तो होता है। वो जब देखता है कि जो करना आप चाहते हैं वो आपके हित में नहीं है तो आप चाहते रहो, नहीं होगा। इसको मतलब करना आपके हाथ में नहीं है। तो जाग कर अगर चीजों को देख लिया जाए तो बात अलग है। तो विधायिका के बारे में ये मानते हैं कि सचेतन विधायन करती है, वो कभी अचेतन विधायन नहीं करती, मूर्छा में विधायन नहीं करती, वो जो कुछ कर रही जानबूझकर कर रही है। तो फ्रेमर्स ने जानबूझकर शक्ति वहां नहीं रखा, तो क्यों नहीं रखा? जब प्रक्रिया दे रहे तो वहीं लिख देते, शक्ति और प्रक्रिया लिख देते, नहीं लिखा। तो जैसे सुब्बाराव का निष्कर्ष यह है कि इसीलिए नहीं रखा, क्योंकि अगर रख देते तो संसद के बाद संविधायक शक्ति आ जाती, जो आज की डेट पर उसके बाद नहीं है। अगर रख देते तो आ जाती, और जब आ जाती तब वो बात ठीक हो जाती जो शंकरी प्रसाद सिंह या सज्जन सिंह में कही गई है। तब ऐसा जरूर होता कि संसद संविधान का संशोधन जब करती तो अपनी संविधायक शक्ति में करती, और जब संविधायक शक्ति में करती तो अनुच्छेद 13 जो विधायी शक्ति को लागू होता है, ठीक है, वो संविधान के संशोधन को लागू हो ही नहीं पाता। और जब लागू हो ही नहीं पाता तो संसद ऐसा संविधान का संशोधन कर सकती थी जो फंडामेंटल राइट को समाप्त कर दे। क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहते थे फ्रेमर्स, इसलिए उन्होंने शक्ति शब्द का प्रयोग वहां नहीं किया। ठीक है, एक तर्क उन्होंने यह दिया। देखिए, और अपने तर्क के समर्थन में, देखिए एक मोटी बात होती फिर उसके समर्थन में छोटे छोटे तर्क होते हैं। तो और उदाहरण उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में दिए। उन्होंने कहा कि और फिर आगे बढ़े। एक तो शक्ति शब्द का प्रयोग नहीं किया, दूसरा आप इधर आए हैं तो विधि शब्द की परिभाषा जानबूझकर उन्होंने इंक्लूसिव रखी ताकि संविधान संशोधन को भी इसमें शामिल किया जा सके। इसीलिए तो रखी है, और इसीलिए उन्होंने 13(2) में यह लिखा कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा। तो उन्होंने कहा कि
368 में शक्ति शब्द के प्रयोग का अभाव, 13(3) की विधि की इंक्लूसिव डेफिनेशन और 13(2) में स्पष्ट इनकार, ठीक है, कि ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा। ये तीनों मिलकर ऐसा कम्युलेटिव इफेक्ट पैदा कर रहे हैं, ऐसा संवेद प्रभाव पैदा कर रहे हैं जो ये स्पष्ट दर्शित करता है कि संसद के पास कोई संविधायी शक्ति नहीं है। और अब सवाल यह है कि प्रक्रिया अगर दी है तो शक्ति फिर नहीं है, ये भी नहीं कह सकते। तो वो कहा है, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए अनुच्छेद 248 जैसा प्रावधान उन्होंने रखा और ये कहा कि संसद को उन सभी विषयों के संबंध में शक्ति रहेगी विधायन की, लेकिन विधायन की न कि संविधायी, जो तीनों सूचियों में कहीं नहीं। तो चूंकि संविधान का संशोधन तीनों सूचियों में कहीं नहीं, तो संसद अपनी अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत संविधान का संशोधन करती है और इसीलिए 368 में उन्होंने शक्ति शब्द का प्रयोग नहीं किया। और जब 248 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग होगा तो वो तो विधायी है ही है। और फिर फंडामेंटल राइट पर विपरीत प्रभाव नहीं डाला जा सकता। इसके अलावा भी गोलकनाथ में तर्क दिया, और गोलकनाथ एक महत्वपूर्ण डिसीजन है। समय कम पड़ जाने के कारण अब पूरा गोलकनाथ डिस्कस नहीं हो सकता। शेष गोलकनाथ पर पूरी चर्चा कल करेंगे, देखिए।